नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ। आज ये बातचीत करने का अवसर है आप लोगों के साथ एक ऐसे मुद्दे पर जहां बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत जागती हो रही है लोगों के साथ, लोग बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, लोगों को मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इसके बारे में सही तरीके से सीरियसली इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं है। तो आज हमने सोचा क्यों ना इस मुद्दे के ऊपर चर्चा किया जाए, और वो मुद्दा है बैंकिंग सिस्टम का रिकवरी प्रोसेस। देखिए, ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और हर प्रक्रिया में एक कानून होता है, संविधान के अनुसार वो नियम होते हैं, कानून होते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर उस नियम कानून का पालन क्या सही तरीके से हो रहा है? क्या उस नियम और कानून के बारे में लोग जागरूक हैं? देशवासी जागरूक हैं? इस व्यवस्था में उनके अधिकार क्या हैं, उनके हक क्या हैं, क्या उनके बारे में लोग जागरूक हैं? ये बैंकिंग रिकवरी प्रोसेस में जो घटनाएं घट रही हैं, किसी के घर में रात को 9 बजे तक बैठा जा रहा है, किसी का सर फोड़ दिया जा रहा है, किसी को उठा के किडनैप कर लिया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में लोग भी चुप है और तंत्र भी चुप है। तो फिर इसके बारे में क्या बात नहीं करना चाहिए? इसके बारे में क्या लोगों को अपना अधिकार, अपना हक जानने के लिए हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है? कोई इसके बारे में बात नहीं उठा रहा है, ना तंत्र इसके बारे में कुछ सुन रहा है। आज इतनी घटनाएं देखी गई हैं कि लोग मानसिक तौर पे इतनी प्रताड़ित है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई घर छोड़ के भाग जा रहा है। लोन नहीं चुका पाना एक जुर्म नहीं है। किसी का कोई लॉस हो जाए बिजनेस में, किसी का नौकरी चला जाए, किसी के घर में कोई बड़ी बड़ी बीमारी आ जाए तो उसमें पैसे खर्च हो जाए, तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई अगर लोन लिया है और वो सही इंटेंशन से, उद्देश्य से उसको लौटाना भी चाहता है, किसी कारणवश, परिस्थितिवश लौटा नहीं पा रहा है, तो उसके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति कोई करुणा भाव नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर दादागिरी होनी चाहिए, उसके घर में रात के 9 बजे तक बैठा जाना चाहिए, उसको किडनैप कर लेना चाहिए, उसका सर जो है पत्थर से फोड़ देना चाहिए, उसको बेइज्जत किया जाना चाहिए, उसकी सम्मान का रक्षा नहीं करना चाहिए, उसको प्रताड़ित करना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? और अगर हम देशवासी इसके बारे में जागरूक ना हो तो इस समस्या का समाधान क्या है? इसीलिए हमने सोचा आज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं, जो बने हुए हैं इस रिकवरी प्रोसेस के लिए, उसके बारे में सटीक जानकारियां आपको मोहलत कराना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब तक इन जानकारी के बारे में आप जागरूक नहीं रहेंगे, तब आप इस समस्या का समाधान के तरफ जो रास्ता है, उस रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने सोचा इसके ऊपर बात किया जाए। इसके जो भी रिकवरी प्रोसेस के नियम हैं, कानून हैं जो आरबीआई ने बनाए हैं, उसमें क्या क्या नियम है, वो नियम का जमीनी स्तर पे कितना पालन हो रहा है, और लोगों को सहूलियत दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। तो भाई ये बात करते हैं आज कि ये जो घटनाएं बढ़ी 2003-4 से लेकर 6-7 तक, आपको मालूम होगा दिल्ली में शांति देवी शर्मा केस में उनके मोटरसाइकिल को रिकवरी करते वक्त उनको बेइज्जती किया गया, उनका सम्मान का हानि किया गया, और उन्होंने उस बेइज्जती को नहीं झेल पाए और वो सुसाइड भी कर लिए। और वो ये केस बहुत बड़ा केस था, और उसके ऊपर माननीय न्यायालय ने भी शायद कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लिए, स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट दिए। लेकिन आज भी समाज में देखा जाए, छोटे छोटे कस्बों में देखा जा रहा है कि ऐसे चीजें फिर बढ़ने लगी हैं। लोगों को डिटेन कर देना, किडनैप करने की धमकी देना, मारपीट करना लोगों के साथ, बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, भाषा का शालीनता नहीं है, एरोगेंस है। भैया लोन लिया है, चुका रहा था, कोई कारणवश नहीं चुका पा रहा है, इतना ही तो बात है ना।
और चुकाने का इच्छा भी रखता है, लेकिन उसके साथ उस परेशानी से वो बेचारा खुद जूझ रहा है, उसके ऊपर उसको फिर से मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उसके ऊपर उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, व्यभिचार किया जा रहा है। तो इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। हम इतने अच्छे लोग हैं कि हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अरे अच्छे हैं, इसीलिए तो पैसा लौटाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं अगर दिक्कत है, किसी का जॉब लॉस हुआ है, किसी का भी कोई आर्थिक समस्या से घिरा हुआ है, तो उसके साथ क्या हम हमदर्दी से बात नहीं करेंगे? जो भी रिकवरी प्रोसेस में के लोग आ रहे हैं, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं है, उनका व्यवहार के प्रति वो जागरूक नहीं रहेंगे? वो कैसे बात करना चाहिए उन लोगों के साथ? तो इसीलिए आज लोगों को आरबीआई के द्वारा बनाए गए सारे नियम और कानून के बारे में जानना जरूरी है। तो आज बात करते हैं, ये जो रिकवरी प्रोसेस होता है, ये आरबीआई कौन कौन से नियम बनाए हैं। देखिए, जब रिकवरी होता है तो आपके पास बैंक से या एनबीएफसी से, वित्तीय संस्था से लोग आते हैं जो कि उनके एम्प्लॉय होते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज के लोग आते हैं, या फिर उनके कर्मचारी जो होते हैं वो आते हैं रिकवरी करने के लिए। ये दो ही कैटेगरी के रिकवरी प्रोसेस में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। या तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, कलेक्शन का काम करते हैं, जो बैंकों के या एनबीएफसी के पेरोल में रहते हैं, वित्तीय संस्थाओं के पेरोल में रहते हैं, या वो लोग हैं जो रिकवरी एजेंसी के लिए काम करते हैं और रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वित्तीय संस्थाएं। तो उसके बारे में क्या नियम है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए भी आरबीआई ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं। और उसका पहला नियम है ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इन प्लेस। मतलब जो भी थर्ड पार्टी को रिकवरी एजेंसी के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है और जो भी कर्मचारी उस एजेंसियों में काम कर रहे हैं, उनके जो भी रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, बिहेवियर है, एंटेसिडेंट्स हैं, उनका रिव्यू हुआ है, उसके विषय में शोध किया गया है, उनके विषय में जांच की गई है या नहीं। लेकिन नियम कहता है कि उनके विषय में जांच होना चाहिए। यहां तक कि प्री एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी देने से पहले जरूरत पड़े तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। यह भी आरबीआई का नियम है। क्या ये नियम जमीनी स्तर पर पालन हो रहे हैं? इसको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब भी कोई रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? जब आप लोन लिए हैं, 3 या 4 जो ये ईएमआई है आप चुका नहीं पाते हैं, तो आपका डाउटफुल डेट या प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट में वो बुक हो जाता है, तो उसके एनपीए मान लिया जाता है। एनपीए डिक्लेयर होने के बाद ही जो रिकवरी प्रोसेस है, कलेक्शन प्रोसेस है, वो शुरू होता है। और उसके लिए या तो बैंक या वित्तीय संस्था के कर्मचारी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, या कोई थर्ड पार्टी एजेंसी या एजेंसी के कर्मचारियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से पहले ये नियम है कि उस बोरोयर को जो कर्जे में है, उसको लिखित रूप से उसके बारे में बताया गया है या नहीं गया है कि हम आपके केस को फलाना रिकवरी एजेंसी को कलेक्शन प्रोसेस के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसके लिए बोरोयर को, यानी कि जो कर्जे में है, उनको नोटिफिकेशन नोटिफाई किया गया है कि नहीं किया गया है। उसे हम बोलते हैं appropriate authorization letter to be notified to the borrower that such and such party has been appointed by us for proceeding with the recovery process of your loan। तो अगर वो आपको बैंक ने या वित्तीय संस्था ने मेल में भेजा है या फिर आपको चिट्ठी करके भेजा है, अगर चिट्ठी करके भेजा है और कोई ना कोई कारण से, जैसे आपने उसको रिसीव नहीं किया है या आप अवेलेबल नहीं थे तो आप वो डिलीवर नहीं हो पाया है, या फिर आपने अवॉइड करके भी रिसीव नहीं किया। हालांकि आपको इस बारे में भी जागरूक रहना चाहिए कि कोई भी नोटिस आ रहा है, कोई भी लेटर आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसको आपको रिसीव करना चाहिए। मान लीजिए किसी वजह से रिसीव नहीं भी हुआ है, उस केस में जो भी थर्ड पार्टी एजेंट आपको कलेक्शन प्रोसेस में है और आपके पास वो रिकवरी करने के लिए आ रहा है, तो वो लेटर का कॉपी आपको दिखाना चाहिए। वो लेटर ऑथराइजेशन की वो जो आ रहे हैं, वो बैंक के द्वारा, वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ऑथराइज किए गए हैं आपसे कलेक्शन करने के लिए, उसका लेटर का कॉपी आपको दिखाना चाहिए। और उस लेटर के कॉपी में
क्या क्या होना चाहिए। उस लेटर में, कॉपी में जो रिकवरी एजेंसी या कंपनी है, फार्म है, उसका नाम होना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसको ये आपके लोन का रिकवरी का भार या दायित्व दिया गया है, उसका डिटेल्स होना चाहिए। ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ऑफिशियल टेलीफोन नंबर होना चाहिए। तो जब वो लेटर दिखाए तो आप उसको जांच भी करना चाहिए। जांच कैसे करें? या तो आपको मेल, या अगर जो पहले से ही चिट्ठी आई हुई है उससे आप मिला सकते हैं कि ये जो लेटर मुझे आया है और ये जो लेटर दिखा रहा है वो दोनों एक है या नहीं है। या अगर आपके पास कोई चिट्ठी आ नहीं पाई है या मेल आ नहीं पाया है, तो फिर आप उस बैंक या वित्तीय संस्था के वेबसाइट एड्रेस में जाके चेक कर सकते हैं कि जो ये ऑथराइजेशन लेटर थर्ड पार्टी एजेंसी लेके आया है वो सही है या गलत है, क्योंकि उस वेबसाइट में सारा डिटेल्स मेंशन करना ये आरबीआई के नियम के अंदर आता है। या फिर अगर आपको पहले से कोई ऑथराइजेशन लेटर आया है और उसके बाद जो पीरियोडिकल रिव्यू होता है ऐसे थर्ड पार्टी एजेंसियों का, उसमें उनको चेंज कर दिया गया है, तो चेंज के रिगार्डिंग भी आपको नोटिफिकेशन आया है, नहीं आया है, उसका भी आप देखना। उसके लिए भी आपको जागरूक होना जरूरी है। अगर मैच नहीं करना है तो पूछिए, अगर चेंज किया गया है तो चेंज को वेरीफाई करिए जाके वेबसाइट में कि भैया जो आदमी ये कलेक्शन करने आया है वो सही आदमी है, बैंक का अधिकृत आदमी है कि नहीं है। अगर है तो उससे आगे बात किया जाएगा, अगर नहीं है तो वहां से बातचीत बंद। और ये आपका अधिकार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई की नियमावली कह रहे हैं। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दिए हैं वो बहुत अच्छे से इसके बारे में सब कुछ मौजूद है आरबीआई के साइट में। आजकल फोन आते हैं, फोन में रिकवरी प्रोसेस होता है, तो वो फोन को अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आपको इंटीमेट किया जाना है कि ये फोन जो है, ये कॉल जो है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। और आप अपना, अगर कोई आपसे किसी भी तरह का इधर उधर का बात कर रहा है तो आपका भी अधिकार है कि उस कॉल को आप भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। उसके साथ अगर इस लोन के बारे में, अगर आपकी ईएमआई पेंडिंग है और आपने कोई ग्रीवांस रेज किया हुआ है, कोई डिस्प्यूट है, कोई मैटर जो आप बैंक से सवाल पूछे हैं या वित्तीय संस्था से सवाल पूछे हैं और उसका जवाब अभी तक नहीं आया है, तो भी ये नियम कहता है कि वो सवाल अगर जेन्युइन है, वो डाउट्स अगर जेन्युइन है, जो ग्रीवांस आपने जो रेज किया है वो अगर जेन्युइन है, तो उस वक्त बैंक की रिकवरी प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर उसका जवाब अवेटेड है या उसका जवाब अभी तक बैंक्स ने नहीं दिया है, तो इसके बारे में भी लोग जागरूक हैं कि भैया मैंने कंप्लेन किया हुआ है, मैंने कोई ग्रीवांस डाला हुआ है, मैंने कोई डिस्प्यूट है, मैटर जो रेज किया हुआ है, लेकिन फिर भी कलेक्शन वाले लोग आके परेशान कर रहे हैं, तो उस केस में ये आपका अधिकार बनता है कि आप वैसे रिकवरी प्रोसेस के जो लोग आते हैं जब मैटर अंडर डिस्प्यूट होता है तो उनको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो वहीं पे आप कानूनी मदद लीजिए, पुलिस की सहायता लीजिए, उनको फोन करिए, पीसीआर बुलाइए और बोलिए सर मैंने ये डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट रेज किया हुआ है और आरबीआई का नियम कहता है कि अगर डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो रिकवरी प्रोसेस स्टॉप होना चाहिए। हालांकि बैंकों ने यह भी कहा कि अगर आप कोई जानबूझ के कोई फॉल्स कंप्लेन या वेक्सिशियस या फेरासियस कंप्लेन करते हैं, मैलिशियस कंप्लेन करते हैं और उसका कोई बेस नहीं है, तो उस केस में रिकवरी प्रोसेस वो लोग चालू रख सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान जब क्यों एक फॉल्स कंप्लेन देगा? कोई उसका परिस्थिति खराब है, उसको अवगत कराया है बैंकों को कि भैया अभी मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, मेरा फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर में बीमारी है, नौकरी की परेशानी है, एटसेट्रा। तो उस केस में जो भी डिस्प्यूट, या उन्होंने इंटरेस्ट रेट आपको एक बोला था, आप गलत लगा दिया इंटरेस्ट रेट, आपको बोला गया कि आपको हम 9.5% में इंटरेस्ट में देंगे लोन, लेकिन जब आपने देखा आप 13.5% लग गया है, तो ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट है। आपका बोला गया है कि 5 साल के लोन दिया जाएगा, लेकिन 7 साल का लोन दे दिया, मैटर ऑफ डिस्प्यूट है। आपको बोला गया है कि प्रोसेसिंग फी 1,000 रुपया कटेगा, लेकिन 5,000 रुपया कट गया है, तो डिस्प्यूट है।
आपको बोला गया है कि इंश्योरेंस, हम लोन का इंश्योरेंस 10,000 रुपया का आपका कटेगा चार्जेस, लेकिन 50,000 रुपया कट गया, 30,000 रुपया कट गया, डिस्प्यूट है। तो ऐसे जो भी मामले हैं, जो भी डिस्प्यूट, जो भी, या फिर आपके मन में कुछ संशय है, कुछ सवाल आपने पूछे हैं उसका भी जवाब नहीं आ रहा है, तो भी डिस्प्यूट है, ग्रीवांस है। और आप इन सब के बारे में अवगत रहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो रिकवरी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए। अगर आपका कोर्ट में मैटर चला गया है, मैटर अंडर सबजुडिस है, तो भी रिकवरी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। या रिकवरी प्रोसेस अगर आ रहे हैं तो आप उनको विनम्रता के साथ बोलिए कि भैया ये जो मैटर है हमारा ये लोन का, ये अभी कोर्ट में सबजुडिस में है, अंडर जजमेंट है, तो आप वेट करिए, जब इसका जजमेंट आएगा तभी जाके हम इसके ऊपर जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के हिसाब से फैसला होगा, उसी हिसाब से उसको फॉलो किया जाएगा। लोग इसके बारे में जागरूक नहीं है। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इस सारे नियमों को जो बनाया गया है, ये कुछ आरबीआई की वेबसाइट में आपको या गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो आप नोट कर लीजिए कहाँ पे सर्च करना है ऐसे नियमों को। पहली बात है फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडर। अगर ये आप गूगल सर्च इंजन में टाइप करते हैं तो सारा जो नियम कानून है आपका कॉपी डाउनलोड हो सकता है, उसको पढ़िए। आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रिस्क इन्वॉल्व, उसको आप अगर डाउनलोड कर, सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं आरबीआई के साइट पे। अगर गूगल में टाइप करते हैं तो डिटेल्स उसका आ जाएगा, उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़िए। मास्टर सर्कुलर ऑन क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, उसको पढ़िए। और एक होता है बीसीएसबीआई, बैंकर्स कमिटमेंट एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका जो पारा नंबर 6 है वो रिकवरी प्रोसेस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसका भी विवरणी दिया गया है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसको भी आप डाउनलोड करके या गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आप अपने पूरे अधिकार के बारे में जागरूक हो सकते हैं। ये जितने भी रिकवरी एजेंसी है इनका पीरियोडिकल रिव्यू होता है, एंटीसीडेंट्स, इनके बिहेवियर, उनके जो भी कार्य प्रणाली है उसका ऑडिट और रिव्यू बैंक और वित्तीय संस्थाएं करते हैं। और उसमें अगर पाया जाता है कि वो ठीक से नहीं काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर बैंक एक्शन लेते हैं। और इसी पीरियोडिकल रिव्यू जब होता है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट को भी रिव्यू किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाता है, आरबीआई चेक करता है कि ऐसा कोई इंसेंटिव स्ट्रक्चर या ऐसा कोई अनलिमिटेड अनएथिकल बेनिफिट तो एजेंट्स को नहीं पहुंचाया जा रहा है जिससे उसके लालच में आकर वो अनएथिकल बिहेवियर, ऑन क्वेश्चनेबल बिहेवियर और जो कोड ऑफ कंडक्ट जो उसका अनसिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट को तो फॉलो नहीं कर रहा है, उसका भी पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है। लेकिन हालांकि ये जमीनी स्तर पर कितना किया जाता है वो तो एक शोध का विषय है और जांच का विषय है। इसी के तहत बहुत सारे नियम और कानून जो है आरबीआई ने मेंशन किया है, मैं एक एक करके उसके बारे में आपको बताता हूं। पहले जो अगर आपको फोन पे अगर कलेक्शन किया चाहता है तो कॉलिंग आवर्स क्या डिफाइन है। जो आरबीआई कहता है कि आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6:30-7 बजे के अंदर तक ही कोई रिकवरी एजेंट या कोई एम्प्लॉय जो है रिकवरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है वो कॉलिंग कर सकता है। लेकिन अगर आपको रात को 9 बजे कॉल आता है, बार कॉल आता है, सुबह 5 बजे कॉल आता है, तो ऐसे कॉल्स को एंटरटेन मत करिए, उसको रिकॉर्डिंग करिए, उसका टाइमिंग को नोटिफाई करिए और आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या बैंक के वेबसाइट में जाके जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, हर बैंक के वेबसाइट में एक आपको मिलेगा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो वहां पे डालिए कि मुझे इतने बजे फोन किया जाके परेशान किया जा रहा है। अगर बैंक या वित्तीय संस्था नहीं सुन रहा है तो आप आरबीआई कहता है या cms.rbi.org उसमें जाके आप अपना जो कंप्लेन है वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन में डाल सकते हैं। डेफिनेटली टाइम लग सकता है लेकिन आपके कंप्लेन को सुना जाएगा। इसके बारे में भी आप जागरूक रहिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन मैंने बता दिया, जो भी बातचीत अगर फोन पे हो रहा है तो कंपनी भी रिकॉर्डिंग कर सकती है और आप भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज देखा गया है कि जब वो घर में आते हैं, विजिट करते हैं कलेक्शन करने के लिए, अगर आप नहीं है तो आपके माताजी को, पिताजी को, आपके पत्नी को वो सब के बारे में बता के पड़ोसियों को बारे में बताने की धमकी दिया जाता है कि आपने कर्ज लिया है, कर्ज चुका नहीं रहे हैं आप, बहुत सारे गलत भाषा भी यूज किया जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको जानना चाहिए कि आरबीआई कहता है कि प्राइवेसी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन इज हाईली रिकमेंडेड।
मतलब कोई भी रिकवरी एजेंट हो या एम्प्लॉय हो, आपके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है लोन के बारे में, वो किसी को बता ही नहीं सकता। तो उनसे पैसे मांगना तो दूर की बात है, अगर बता रहा है तो आप भी लिखित में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपके घर में विजिट कर रहा है कलेक्शन के लिए, तो ये अनिवार्य है कि वो आपको एक इंटीमेशन लेटर दे होम विजिट के लिए। अगर वो आपको बिना इंटीमेशन लेटर दिए होम विजिट कर रहा है तो आपका अधिकार है कि आप मांग सकते हैं, पहले आपने मुझे क्यों इंटीमेट नहीं किया, या फिर मुझे आपके ये होम विजिट के बारे में आपने मुझे इंटीमेशन लेटर क्यों नहीं दिया। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिए। आप अगर वो जबरदस्ती कर रहा है तो उस जबरदस्ती के खिलाफ खड़े हो जाइए डट के, और जो भी कानूनी सहायता मिल सकती है आप उसे इमीडिएटली पीसीआर में फोन करके पुलिस बुलाइए और उनको बताइए, क्योंकि ये नए नियम के तहत आप बात करते हैं, कानून के तहत आप बात कर रहे हैं, तो कोई इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले आप डर से निकलिए, अपने सिर्फ पैसा लिया है, देना चाहते हैं, दे रहे थे, किसी कारण बस अभी आप दे नहीं पा रहे हैं, तो उस मानसिकता से निकलिए कि आप गुनहगार हैं। नहीं, आप गुनहगार नहीं है। बहुत से लोगों का बिजनेस लॉस हो गया पैंडेमिक में, बहुत से लोग परेशान हो गए पैंडेमिक में। अभी रिसेशन के जैसे हालात हो रहे हैं देश के अंदर, बहुत सारे लोगों को नौकरी से परेशानी हो रही है। आईटी सेक्टर में चल रहा है, छटनी चल रहा है। आज अखबार में आप पढ़ते होंगे, एक्सेंचर ने 30,000 लोगों को निकाल दिया, टीसीएस ने 11,000 लोगों को निकाल लिया, इसने 12,000 लोगों को निकाल दिया। अगर उनका इमीडिएटली जॉब लॉस है तो वे तो ऐसे ही परेशान है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से अगर आप पैसा नहीं दे पाए हैं तो इसमें आप कोई जुर्म नहीं किए हैं, तो आप पहले उस मानसिकता से निकलिए, तभी आप अच्छे से आप रिकवरी एजेंट से या फिर बैंक के एम्प्लॉय से बात कर पाएंगे। तो होम विजिट लेटर या इंटीमेशन फॉर होम विजिट लेटर बहुत जरूरी है। अब कोई भी आपके घर में विजिट कर रहा है तो आपको पहले फोन करेंगे, आपको बताएंगे, आपके मेल एड्रेस पे आपको इंटीमेट करेंगे कि हम इतने बजे आ रहे हैं। अगर वो ऐसा लेटर आपको नहीं दिया गया है तो कोई भी आए, आप बातचीत करने के लिए आप बाध्य नहीं है। हमेशा देखिए उनका बिहेवियर और कंडक्ट क्या है। अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं है, विनम्रता से बात करना चाहिए। उनका कंडक्ट, कैसे बात कर रहे हो, कैसे वो मतलब व्यवहार कर रहे हैं आपके साथ, उसके बारे में जागरूक। अगर कोई गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है, कोई माँ बहन की गाली दे रहा है और कुछ बोल रहा है, धमकी दे रहा है, तो उसे रिकॉर्डिंग करिए तुरंत, और तुरंत आप कानूनी सहायता लीजिए, क्योंकि ये सब आरबीआई के नियम में नहीं लिखा गया है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई एरोगेंट होकर बात कर रहा है तो भी वो बात नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ जो भी लोन के रिकवरी प्रोसेस में जो लोग हैं उनको बोला जाता है कि आप एज ए काउंसलर काम करिए, आप काउंसल करिए, क्योंकि लोग ऐसे ही परेशान हैं। तो उस परेशानी को समझते हुए उनको बताइए कि आप लोन कैसे चुका सकते हैं, कितने टाइम में चुका सकते हैं, ये परिस्थिति कितने दिन में सुधरने की संभावना है, या आपको कुछ और, अगर आपका मान लीजिए EMI 40,000 है तो उसको छोटा करके 10-15 हज़ार में अगर किया जाए तो आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आपका सिविल को कैसे आप बचाएंगे। ये ऐसे तरीके से काउंसिल करना चाहिए और उसको हेल्प करना चाहिए। कलेक्शन रिकवरी प्रोसेस का काम है हेल्प करना, लोगों को वो पैसा कैसे दे पाए उसके बारे में बताना, काउंसिल करना। हालांकि दादागिरी करना, माँ बहन की गाली देना, चोरो चक्का बोलना, रात के 9 बजे तक घर में बैठा रहना, किडनैप कर लेना, पत्थर से सर फोड़ देना, ये कोई अलाउ नहीं है और इसको सहिए मत आप लोग। अगर आप सहेंगे तो ऐसे जुर्म समाज में बढ़ता जाएगा। अगर आप नहीं सहेंगे, कानून के तहत अगर आप प्रशासनिक तंत्र से, व्यवस्था से अगर आप हेल्प मांगेंगे, आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो आपको सहायता मिलेगी और आरबीआई भी आपको सुनेगी। और अगर ये समाज में ज्यादा बढ़ रहा है तो आरबीआई को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, जागरूक होकर इसके बारे में फैसला लेना पड़ेगा। ये आपका कर्तव्य है कि आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आप पहले व्यक्ति है जो डट के खड़े होना पड़ेगा और नियमों को जानते हुए बात करना पड़ेगा। ऐसी सारी चीजों में इसीलिए आरबीआई ने कहा कि जो हमारा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग और फाइनेंस का मदद लेते हुए जब ये 2007-8 में इन्हीं घटनाओं के तहत ये सब नियम और कानून बनाए गए, तो उन्होंने 100 घंटे का ट्रेनिंग कंपलसरी किया इन एजेंट्स के लिए या बैंक एम्प्लॉय जो कलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। वो 100 घंटे का ट्रेनिंग जो होके उनको सर्टिफिकेट मिलता है, उसको DRA सर्टिफिकेट कहा जाता है।
तो याद रखिए, अगर कोई आपके घर में आ रहा है, पहले उसे पूछिए कि वो पेरोल से है या फिर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से है। अगर बैंक पेरोल से है तो फिर उसमें ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत नहीं है, उसका आई कार्ड दिखाइए। और अगर वो आपके घर में विजिट कर रहा है तो फिर उसको इंटीमेशन लेटर फॉर होम विजिट मांगिए। और उसके साथ साथ अगर बैंक या वित्तीय संस्था का भी एम्प्लॉय है तो डीआरए सर्टिफिकेट मांगिए। ये 3 चीज मांगेंगे। अगर वो एजेंसी से है तो ऑथराइजेशन लेटर के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है या ऑथराइजेशन लेटर का कॉपी वो मांगिए, उसका एम्प्लॉय आईडी कार्ड मांगिए, उसका डीआरए सर्टिफिकेट मांगिए, और उसके साथ होम विजिट लेटर या इंटीमेशन लेटर आपको अगर दिया गया है, पहले मेल में आपको आया है या नहीं आया है, या वो लेके आया है, अगर लेके भी आया है तो आपको कॉपी देना अनिवार्य है। तो वो 4 चीज मांगेंगे। अगर ये 4 चीज में वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप तुरंत उसके साथ बातचीत वहीं पे बंद करिए और तुरंत आप फोन लगाइए। कानूनी प्रावधान है, कानूनी व्यवस्था के मदद लीजिए और तुरंत ऐसे लोगों को घर से बाहर निकालिए। यह आरबीआई खुद कह रहा है, लेकिन हम जागरूक नहीं हैं। हम इस नियमों के, कानूनों के बारे में, हमारे हक और अधिकार के बारे में हम लोग खुद जागरूक नहीं हैं। तो फिर कैसे हम इनको सामना करेंगे? और गलत निर्णय मत लीजिए, मानसिकता से पीड़ित होकर कोई गलत काम मत करिए, घर से मत कहीं जाइए, बैठ के सामना करिए उस पर समस्या का। कोई भी गलत निर्णय, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना, ऐसे निर्णय मत लीजिए। अगर आपको तकलीफ है तो फिर ये जागरूक मंच भारत जो है, ये चैनल, इन चैनल के साथ आप कांटेक्ट करिए। आपको हर तरह की मदद पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। तो ये जो ज्वलंत मुद्दा था, जिसके बारे में सारा वीडियोज आ रहा है आजकल, फेसबुक में, यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है वीडियो, फोन कॉल्स के रिकॉर्डिंग भरे पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बारे में कोई संज्ञान ले रहा है ना प्रशासन तंत्र संज्ञान ले रहा है, ना आरबीआई संज्ञान ले रही है, ना लोगों को कोई जागरूकता इसके बारे में है। तो इसी मुद्दे पर, इसीलिए जागरूक भारत ने आज ये समझा कि ये बहुत जरूरी मुद्दा है, इसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना। और इसके फिर अगले भाग में हम और इसके नियम और कानूनों के तह तक जाएंगे और सारा चीज आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत वर्ष की जय।